नमस्कार, मैं सुब्रभूमि रोहित शर्मा। एक अनपढ़ गुंडा जब सत्ता में चला आता है, किस तरह से पढ़े-लिखों पर सामत आ जाती है, भारत के 10 साल का इतिहास इसका जीता-जागता गवाह है। हम बात कर रहे हैं उस दौर की, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। ये सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। ये पढ़ा-लिखा कतई नहीं है, झूठ बोलने में माहिर है, फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है। और ऐसे में असली डिग्री धारक जो कोई है, विद्वान, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, तमाम लोग, प्रोफेसर्स, वकील, तमाम लोग जेल की हवा खा रहे हैं। उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में ही सबसे बड़ा उदाहरण उभर के सामने आया है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को किस तरह से ये मोदी सरकार, जो अनपढ़ गुंडों की सरकार है, गुंडों की फौज है, यह किस तरह से एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने समाज में बदलाव लाया, और उनके ऊपर एक फिल्म तक बनी, थ्री इडियट, जिसमें उनको फुनसुक वांगडू नाम से किरदार निभाया गया है आमिर खान के द्वारा। आप सभी ने देखा। और इतने महान लोगों को यह भारत सरकार, जो गुंडों की सरकार है, नरेंद्र मोदी, यह उनको जो है अब देशद्रोही और तमाम तरीके के आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया है। आइए, क्या मसला है, थोड़ा इस पर विस्तार से बात करते हैं और किस तरह से चीजें चल रही है देश के अंदर में, इसके बारे में भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि 14 से लेकर के 25 तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसकी डिग्री फर्जी है। और इस फर्जीवाड़ा को ढकने के लिए कोर्ट का सहारा ले रही है ये सरकार, और तमाम तरीके से उन तमाम सवाल उठाने वाले बुद्धिजीवियों को अपमानित कर रही है, पददलित कर रही है, जेलों में अंदर बंद कर रही है, या उनकी हत्या करने तक की साजिश की जा रही है। ऐसे में सोनम वांगचुक जब सवाल उठाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। माओवादी जब सवाल उठाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। मणिपुर की जनता जब सवाल उठाती है, उनको दंगे भड़काकर उनको भून दिया जाता है गोलियों से। उनकी महिलाओं पर नंगा घुमाया जाता है। कश्मीर के लोग जब सवाल उठाते हैं, उनको मारा जाता है। बिहार के युवा जब सड़कों पर उतर करके अपने रोजगार की बात करते हैं, उनको देशद्रोही और न जाने क्या क्या आरोप लगाया जाता है। अब तो उत्तराखंड में भी, जहां भाजपा की सरकार है, जब वहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं युवा, तो उनको जो है देशद्रोही बताया जा रहा है। यहाँ तक कि लोकसभा के जो शैडो प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी, उन तक को जो है देशद्रोही अरबर नक्सल कह करके जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं सोनम वांगचुक का मसला, अभी हम इसी पर केंद्रित करेंगे और किस तरीके से वहां पर चीजें बदल रही है ये जानते हैं। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और ये साइंटिस्ट होने के साथ साथ मोदी के परम भक्त भी थे। सोनम वांगचुक वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कि भाजपा के 370 धारा हटाने को समर्थन दिए थे, और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसका भी समर्थन किए थे। लेकिन तुरंत बाद 23 आते आते जो चीजें उन्होंने देखा सरजमीन को बदलते हुए, एक ईमानदार साइंटिस्ट की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो वही हुआ। उन्होंने चंद सवाल उठाए। सवाल क्या था, वो सुन लीजिए। उनका पहला सवाल था जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्योंकि वहां पर अडानी की फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है। 300 दिन तक वहां पर सूर्य आता है। अडानी का जो ग्रीन एनर्जी प्लांट है, उसको वहां स्थापित करने की बात हो रही है, जिस कारण की पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ने वाला है। और अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी जंजीर लगाए हुए है। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज बस हमारा बुढ़ापा है। एक ऐसा अनपढ़ व्यक्ति, जो कि किसी भी तरह का ज्ञान नहीं रखता है वैज्ञानिक मसले में, वो कैसे अनाप शनाप बयान देता है। उनकी कुछ उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको। जब वो कहते हैं कि नाली के गैस से मैं चाय बनाता था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े विद्वान थे। जब ये एयरफोर्स के जवानों को, जनरलों को बताते हैं कि जब बादल घिरा हुआ हो, तो किस तरह से फ्लाइट किया जाए या काम किया जाए, हमले किए जाए,
ये सलाह देता है, उनका रडार छिप जाता है। तो ये सब कुछ कुछ उनके जो ज्ञान का जो पिटारा है, उसका जो है एक अद्भुत नमूना है। ये उनका सोनम वांगचुक का जो पहला अनुभव जो हुआ ग्राउंड पर, उनको एक ईमानदार साइंटिस्ट होने के नाते वो यही था कि पावर प्लांट लगाने से लद्दाख का जलवायु खराब होगा। और इसका परिणाम आपने पिछले दिनों देखा, किस तरीके से नरेंद्र मोदी के इसी मूर्खता के कारण पंजाब समुद्र बन गया, लाखों घर तबाह हो गए, हजारों लोग लाखों लोग बर्बाद हो गए, हजारों लोग मर गए, कहीं का न रहे। यह मोदी की सबसे बड़ा जो मूर्खता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। इनको कुछ चीज का इस संदर्भ में ज्ञान नहीं है। दूसरा पॉइंट उनको उठाया गया था कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए लद्दाख के लोगों को। ये ऐसा मांग है जिसमें कि वहां के लोगों को जो भी सुविधाएं होती है, स्वतंत्रता वो दी जाती है, जिसको गवर्नमेंट ने छीन लिया है केंद्र शासित प्रदेश बना करके। इनके साथ ही सोनम वांगचुक का यह भी मांग रहा है कि लद्दाख के लोगों से जो लोकतंत्र को घटाया गया है, विधानसभा भंग कर दिया गया वहां का, और वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वहां की समस्याएं और ज्यादा जटिल हो गई है। इसलिए वहां पर जो है विधानसभा बनाया जाए, एक मुक्त एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किया जाए, जैसे बिहार है, झारखंड है, और सब उस तरह का राज्य की स्थापना किया जाए। ये सोनम वांगचुक की मांग है। इन मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि लद्दाख की पूरी जनता जो है लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही थी। लद्दाख की जनता आंदोलन कर रही थी, लेकिन तमाम धरना प्रदर्शन अनशन, यहाँ तक कि -5 डिग्री तापमान में जब सैकड़ों लोग अनशन करते हैं, तब भी मोदी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अंत में जो लोग वहाँ पर जो जनरेशन जी वो आंदोलन कर गई, और इसका आरोप भाजपा पर लगाते हुए उन्होंने भाजपा का जो मुख्यालय था, 5 स्टार मुख्यालय लद्दाख में, उसको आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस की बारी आती है, उन्होंने युवाओं को भून दिया गोलियों से, और अब सोनम वांगचुक को बताया जा रहा है कि यह जो है पाकिस्तानी जासूस थे, नेपाली लोग घुस गए थे। अब सोनम वांगचुक पर जो है वहाँ पर नए नए आरोप लगने तय हो गए कि इनकी विदेशी फंड मिलता था। सोनम वांगचुक की पत्नी का स्पष्ट कहना था कि अगर इनको बहुत दिनों से पैसा मिल रहा है विदेशी फंड, तो सरकार तो उसी की है, मोदी की, वो क्यों नहीं देखता है? खुफिया विभाग तो उसी का है, वो कहाँ सोया हुआ था? सवाल स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को जब सरकार नहीं सुनती है, उसकी मांग को नहीं मानती है, उसके मांग पर कोई ध्यान नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्या अगर बढ़ेगी, तो जीवन जीने की जो स्थिति होती है, अगर संकट वहाँ अस्तित्व पर आ जाएगा, तो लोग लड़ेंगे, और जब लोग लड़ेंगे उनको देशद्रोही, नक्सल, अरवन नक्सल, माओवादी कहा जाएगा। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों को भुना जा रहा है, माओवादी बता बता करके, यह संघर्ष की अगली सीढ़ी है। मोदी सरकार यही चाहती है कि आप आंदोलन ना करें, अगर आंदोलन करेंगे अगर, तो आपको गोलियों से भुना जाएगा। तो जवाब क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति चलती रही, अगर निश्चित तौर पर जनता शस्त्र उठाने के लिए विवश होगी, चाहे उसे आप माओवादी बोलिए, नक्सलवादी बोलिए, अरबन नक्सल बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप सत्ता में हैं, निश्चित तौर पर आपको सत्ता का संरक्षण है, सेना पुलिस आपके हवाले है, आपके साथ है। और ये जो सेना पुलिस जो ज़ॉम्बीज़ हैं, जो सिर्फ आदेश मानते हैं, यह इसका एक ही मात्र होता है लक्ष्य, बस आदेश आया गोली से भून दो। क्या उनको भी सोचना चाहिए? इस सवाल को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, वहीं के लोग नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग लड़ रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। बिहार हो, चाहे देहरादून हो, या फिर दिल्ली हो, कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से सरकार गोलियों से बात कर रही है, तो लोगों के पास विकल्प क्या बचता है? निश्चित तौर पर अगर सरकार जो अहिंसक आंदोलन होता है, तो उसमें जो है लोग ज़्यादा मरते हैं। आप एक उदाहरण देना चाहेंगे आपको हम, जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें लगभग 750 पौने 800
किसान मारे गए थे एक साल में। लेकिन जब लोगों ने संघर्ष शस्त्र उठाकर लड़ना शुरू किया छत्तीसगढ़ में ही, तो मुश्किल से 400-500 लोग मारे गए। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि आप केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही अब जो है अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और इसके लिए आपको फिर तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, अनशन के जरिए हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, तो यह सरकार अंग्रेज़ों की नहीं है। अंग्रेज़ों सरकार में तो इतना सुविधा था कम से कम, ये अनशन पर जब गांधी जी बैठते थे या अनशन पर जब भगत सिंह बैठते थे तो उनकी मांग को तुरंत सरकार सुनती थी, उसके लिए काम करती थी। 10 में 2 ही मांग माने, लेकिन मानती जरूर थी। यह सरकार जो मोदी की सरकार है, ये न केवल भ्रष्ट है बल्कि फासिस्ट भी है, और यह किसी भी आंदोलन से अब सीधा गोलियों से बात करती है। जनता के पास अब एकमात्र विकल्प बचा है गोली उठाने का ही, बंदूक उठाने का ही। अगर मोदी सरकार बंदूक की भाषा ही सुनना चाहती अगर है, तो लोगों के पास विकल्प क्या है? उनको भी गोली बंदूक उठाना ही पड़ेगा, उठा ही रही है। चाहे उसको लोग माओवादी बोले, नक्सलवादी बोले, देशद्रोही बोले, अरबन नक्सल बोले, जो बोले। यह एक यात्रा है एक साइंटिस्ट का देशद्रोही बनने का। आज के अखबार में एक खबर है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा ज़रूर आपको। वो खबर ये है, वांगचुक, सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट रहे हैं, इनको अब पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है और बताया जा रहा है जासूस के साथ उसके संबंध रहे हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही है अगर है, निश्चित तौर पर एक चिंताजनक स्थिति है। और जो लोकतंत्र की बात जो लोग कर रहे हैं, जो सरकार में लोकतंत्र की हिमायत कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, वो अब संविधान ही खतरे में जब है, तो निश्चित तौर पर जनता के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवा शस्त्र उठाने के। अगर मोदी सरकार शस्त्र की भाषा सुनना चाहती है तो वही सही। माओवादी लड़ रहे हैं, देश की जनता लड़ रही है। क्या वह ज़रूरत आ गया है, क्या वह वक्त आ गया है कि तमाम देश के लोग एकजुट होकर के इस मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ शस्त्र उठावें? ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण स्थिति होगी, करोड़ों लोगों की मौत होगी। आप नेपाल को देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से वहाँ के युवाओं ने अपने ही प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को पीट पीट कर मार डाला, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया, पार्लियामेंट को भून दिया। क्या मोदी सरकार अब यही चाहती है? क्या वह सिर्फ गोली और बंदूक, पुलिस सेना और पुलिस के सहारे ही देश चलाना चाहती है? जनता इस सरकार के लिए अब कुछ भी नहीं मायने रखता है। तो जनता को भी बताना पड़ेगा कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही देश है। जनता कैसे समझाती है इस सरकार को, ये जनता तय करेगी, जनता पर निर्भर करेगा। एक रास्ता माओवादियों का है, दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप बताएं कमेंट करके कि लोगों के पास अब क्या रास्ता बचा है अपनी बात को रखने का, जहाँ पर कि अब भाजपा के नेता, अधिकारी, मंत्री, विधायक सभी निष्पक्ष ही गुंडाई पर उतर आए हैं, हत्या बलात्कार में जुटे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सेना पुलिस के सहारे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके लिखिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। नमस्कार, मैं सिमरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सोनम वांगचुक के साइंटिस्ट से देशद्रोही बनने तक की यात्रा को महसूस कीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्या अब नक्सलवादी ही एकमात्र रास्ता बचा है? क्या अब माओवादी ही एकमात्र रास्ता बचा है? नमस्कार।